मेरा भांजा मेरे पास रहता था क्योंकि मैं तन्हा रहती थी। वो मुझे बहुत मोहब्बत करता था और मैं भी उसे रोकती नहीं थी। एक दिन हुआ कुछ यूं कि मैं नहा रही थी जब लाइट चली गई। मैं एकदम से बाहर निकली और काशिफ को आवाज़ देने लगी। काशिफ दौड़ता हुआ मेरे पास आया। जब उसने मुझे इस हालत में देखा तो उसे अपने होश खो बैठा और कमरे में तो ले जाकर। मैं अपने घर में ज़्यादातर अकेली रहती थी क्योंकि मेरा शौहर काम के सिलसिले में बाहर गया रहता था। आज भी जब मैं बाथ से नहाकर बाहर निकली तो एकदम से लाइट ख़राब हो गई। काफ़ी दिनों से लाइट बहुत मसला कर रही थी। मैंने फ़ौरन से अपनी बहन आसिया को फ़ोन किया और कहा जल्दी से रहमान भाई को मेरे घर भेज दे, लाइट बहुत मसला कर रही है। ये सुनकर आसिया कहने लगी, मेरा शौहर कोई काम गया हुआ है, तुम्हारा भांजा काशिफ घर पर है, इसे बिजली का काम भी आता है, इसे तुम्हारे घर भेज देती हूँ। आसिया ने काशिफ का नाम लिया तो मैंने उसे फ़ौरन कह दिया, हाँ प्लीज़ काशिफ को अभी भेज दो, मैं खाना बनाना है, लेकिन अगर घर में बहुत अंधेरा है। ये कहकर मैंने फ़ोन रख दिया और काशिफ ने आने से इंतज़ार करने लगी। मैं अपने भांजे काशिफ के बारे में सोचने लगी कि वो छोटे वक्त का कितना शरारती हुआ करता था, मगर अब तो हमारी मुलाकात काफ़ी वक्त के बाद हो रही थी क्योंकि वो दूसरे शहर चला गया था जहाँ वो पढ़ाई कर रहा था। इसलिए मैं जब भी आसिया के घर जाती तो काशिफ नहीं होता था, जबकि उसके छोटे बहन भाई मुझसे लिपट जाते थे। अभी मैं ये सोचकर मुस्कुरा ही रही थी कि दरवाजे पर बेल होने लगी। मैंने दरवाज़ा खोला तो आगे एक हैंडसम सा लंबा चौड़ा नौजवान खड़ा था। अरे काशिफ, तुम तो बड़े बड़े हो गए हो। काशिफ को देखकर मैं हैरान रह गई, लेकिन काशिफ कुछ देर तक मुझे पूरी तसल्ली से देखता रहा। मुझे तो कपड़े बदलने याद ही नहीं रहे थे। मैं बाथ से निकली और मोबाइल की बैटरी डेड होने की वजह से लाइट भी नहीं जला सकी थी। काफ़ी देर काशिफ मुझे ठठकती बांधे देखता रहा, फिर एकदम से बोला, खाला आप अभी तक वैसी की वैसी यंग और हसीन हैं। काशिफ ने फ़ौरन से मुझे अपने गले से लगा लिया। मैं भी उसकी बाहों में समा गई, मगर मुझे अजीब सा एहसास हुआ, इसलिए मैं फ़ौरन उससे अलग हो गई। अरे आप तो अपनी तारीफ़ सुनकर शर्मा ही गई। काशिफ ने हंसते हुए कहा कि हसीन और कैसी तारीफ़, तुम्हारी माँ और मुझ में 4 साल का फ़र्क है। ये सुनकर काशिफ ने मुझे हैरानगी से देखा, लेकिन मेरी माँ तो बड़ी बुरी लगती है। मैंने उसका कान पकड़ लिया, अभी ये बात तुम्हारी माँ को बताती हूँ। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा और कान पकड़कर माफ़ी मांगने लगा। अच्छा जल्दी से काम पर लग जाओ। मैंने उसे ड्राइंग रूम में खड़ा कर दिया और ख़ुद किचन में आ गई और अपना काम करने लगा, जबकि मैं सोचने लगी कि आज क्या पकाऊं, क्योंकि अब तो काशिफ भी आ चुका था और मैं सोच रही थी कि मेरा भांजा काफ़ी दिनों के बाद आया है, इसलिए इसे खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगी। अगर इसी वक्त लाइट आ गई। मैं जल्दी से ड्राइंग रूम में आई और कहा, तुम तो वाकई ही इस काम के माहिर हो। मैंने उसे शाबाश दी। उसी वक्त लाइट चली गई और गुप्त अंधेरा हो गया। मैं किचन में अभी नहीं जा सकती थी, इसलिए मैं दोबारा लाइट ठीक होने का इंतज़ार करने लगी। तभी अचानक से किसी ने मेरे पिछवाड़े पे चुटकी काट दी। मैं तो हैरान रह गई। फिर उसी वक्त लाइट आ गई। मैंने सोचा यकीनन ये काशिफ ही होगा, क्योंकि जब ये आया था इसने तब भी बहुत अजीब नज़रों से मुझे देखा था। यकीनन इसी ने ही मुझे छेड़ने की कोशिश भी की होगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सामने मेरे शौहर खड़े थे। मैं इन्हें देखकर हैरान रह गई। सुलेमान, आप कब आए? आपकी तो मीटिंग थी। मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा, बस अभी आया हूँ, लाइट नहीं थी, तुम लोगों ने मुझे अंदर आते देखा ही नहीं। मैंने उससे कहा, मत पूछे, इस लाइट ने मुझे सुबह से कितना परेशान किया हुआ है। ये सुनकर काशिफ कहने लगा, अब लाइट ठीक हो गई है, आप बेफिक्र हो जाएं। ये सुनकर वो बाहर की तरफ जाने लगा। तभी मैंने उसके पीछे से पुकार लिया, तुम कहाँ जा रहे हो? खाना खा कर जाना। ये सुनकर वो कहने लगा, खाना 1-2 दिन बाद आकर आपके साथ खाऊंगा। ये कहकर वो चला गया।
जबकि सलमान कमरे में बढ़ गया। पर मैं हैरान परेशान सोच रही थी कि चुटकी वाली हरकत किसने की थी, काशिफ ने या मेरे शौहर ने। इस बात को 2 दिन के बाद काशिफ मेरे घर पर था। वो मेरे लिए कुछ सामान लाया था जो मैंने एक ऑर्डर किया था। मैं वहाँ से खुद नहीं ला सकी, तो वो कहने लगा हमारा भी कुछ सामान दुकान पर आया हुआ था, आपके नाम का पार्सल देखा तो सोचा आपको दे जाऊँ। खाला आज बहुत भूख लगी है, खाना खा कर जाऊँगा। मैंने उसको अंदर बिठाया और फ़ौरन किचन की तरफ बढ़ाई। उसकी पसंद का खाना झपट से बना लिया। बाहर आई तो वो मेरे बेड पर लेटा हुआ था। उसके हाथ में मेरी साड़ी पड़ी थी, जिसे देखकर वह कहने लगा लोग इस उम्र में मोटे हो रहे हैं और आप अभी भी स्मार्ट। ये बात यकीनन वो अपनी माँ की कर रहा था, क्योंकि वह बहुत मोटी होती जा रही थी। मैंने उसके सर पर चपेट लगाई तो उसने मेरा हाथ पकड़कर उसे चूम लिया। उसके बहन भाई भी ऐसे ही करते थे, मगर काशिफ मुझे बहुत अजीब नज़रों से देखने लगता। मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। मैंने सोचा ये बड़ा हो रहा है, इसीलिए मुझे प्यार करना अजीब फील हो रहा है। मैं शोकेश के सामने आकर अपने बाल ठीक करने लगी। मैंने खाना बना लिया था, इसीलिए सोचा कि अभी तैयार हो जाती हूँ। तभी काशिफ मेरे पीछे आया और कहने लगा मैंने आपको साड़ी पहने कभी नहीं देखा, ये नई साड़ी मुझे पहन कर दिखाएं। ये सुनकर मैंने उसे घूर कर देखा। मैं तुम्हारे घर साड़ी पहनकर ही आती थी, याद है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। वैसे भी ये नई साड़ी मुझे पार्टी में पहनकर जानी है। ये पार्टी मेरे शौहर के दफ्तर वालों ने दी है। ये सुनकर काशिफ ने बुरा सा मुंह बना लिया और कहने लगा तब मैं छोटा था, इसलिए गौर से नहीं देखा होगा। अब पहन कर दिखाइए ना, सिर्फ मेरे लिए। ये सुनकर मैंने उसे पीछे धक्का दिया और कहा तो अब कौन सा तुम बड़े हो गए हो, मेरे लिए तो तुम बच्चे ही हो। मगर काशिफ ने जिद पकड़ ली और मुझे वो साड़ी पहननी पड़ी। लेकिन काशिफ आज जिस नज़र से मुझे देख रहा था, मुझे अब करता हुआ महसूस होने लगा था। हम खाना खाने बैठे तो काशिफ भी मुझे देखता ही रहा और मैं उसे नज़रअंदाज करके खाना खाती रही। उस दिन के बाद आदिल रोज़ हमारे घर आने लगा। उसे मेरे शौहर के आने जाने के वक़्त मालूम हो गया था, इसीलिए वो इस वक्त आता जब सलमान घर पर नहीं होता था। ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, मगर उससे क्या कहती, वो मेरा अपना ही तो था। लेकिन वो जब जब घर आता मैं परेशान हो जाया करती थी। एक दिन काशिफ घर आया तो मेरी नौकर से लड़ाई हो रही थी। ये नौकर सलमान ने रखा था और इससे हम बाहर के काम करवाते थे। हम इसे अच्छी तनख्वाह देते थे, मगर ये रोज़ रोज़ नखरे करने लगा था। कभी कहता मुझे गांव जाने के लिए छुट्टी चाहिए, कभी कहता मेरी तनख्वाह ज़्यादा कर दें। लेकिन काम के वक्त उसे मौत पड़ जाती थी। मैं घर के सारे काम खुद कर लेती थी, इसीलिए सिर्फ यही नौकर घर के लिए रखा हुआ था। मगर अब तो इसके नखरे ही ख़त्म नहीं हो रहे थे। कई बार सलमान ने इसकी तनख्वाह भी डबल की थी, मगर आज फिर इसने मुझसे कहा कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, मेरी तनख्वाह बढ़ा दें। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारी रोज़ रोज़ की फरमाइशों से तंग आ गई हूँ, इसलिए तुमसे नौकरी छोड़ ही दो। ये सुनकर वो मेरी मिन्नतें करने लगा। तभी काशिफ ने ये सुना तो नौकर की पिटाई कर दी। काशिफ तुम बीच में मत पड़ो, ये हमारे घर का मामला है। मैंने काशिफ को रोकना चाहा, मगर वह काशिफ ने नौकर को भगा दिया और कहने लगा है ऐसे घटिया नौकर रखने की ज़रूरत ही नहीं, इसकी जगह मुझे बुला लिया करें, मैं आपका हर काम कर दूंगा। काशिफ की ये बात सुनकर मैंने उसके सामने पानी का गिलास कर दिया। आजकल के बच्चे भी बड़ा जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। मैंने खुद ही नौकर से बात कर लेती हूँ, मगर उसने मेरा नौकर ही भगा दिया और अब मेरी खातर नौकर बनने को भी तैयार था। काशिफ इस बात को जाने दो, मैं अपने शौहर से कहूँगी तो वो मुझे नया नौकर रख देंगे। तुम अपनी तालीम पर तवज्जो दो, तुम्हारी माँ को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। ये सुनकर काशिफ कहने लगा मैंने भी इम्तिहान दिया है, इसका रिज़ल्ट आने तक मैं बिल्कुल फ्री हूँ और तब तक आपको नौकर बनने को तैयार हूँ। लेकिन आपने ये बात अम्मी से नहीं कहनी। बस काशिफ की ये बात सुनकर मैं चौंक गई। वो क्यों? क्योंकि वो मेरी माँ है ना। अच्छा नहीं लगेगा कि उनका बेटा
किसी का नौकर बन जाए। ये सुनकर मुझे भी हंसी आ गई। उस दिन के बाद मैंने काशिफ से कहा कि वो जब भी फ्री हो आकर मेरे काम कर दिया करे, मगर मैंने अपने शौहर से भी कह दिया कि वो नया नौकर तलाश कर ले, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि काशिफ नौकरों वाले काम करे। मगर शायद ये बात सलमान भूल गए थे। ये शायद उसे भी तक नौकर नहीं मिला था। काशिफ बेचारा ही काम करता रहा। एक दिन मैं फ्री थी तो सोचा कि बहन के घर चली जाती हूँ। वहाँ गई तो उसके बच्चे मुझे देखकर खुश हो गए, लेकिन काशिफ के घर पर नहीं था। मैंने बहन से पूछा तो कहने लगी काशिफ घर पर नहीं है, पता नहीं वो सारा दिन कहाँ आवारा फिरता रहता है। पेपर दे दिए तो खुद को पढ़ाई से मुकम्मल आज़ाद समझ लिया। काशिफ के अब्बा से कल भी कहा था कि लड़के का पता करें, ये सारा दिन कहाँ छुपा रहता है। ये सुनकर मुझे हैरानी हुई। तुम्हें काशिफ ने कुछ नहीं बताया? ये सुनकर मेरी बहन भी चूक गई। क्या मतलब, क्या नहीं बताया? ये सुनकर मैंने उसे बताया कि आजकल काशिफ मेरे घर ही होता है। ये सुनकर वह चूक गई। अच्छा, मुझे ये बात काशिफ ने नहीं बताई और तुमने? ये सुनकर मैंने बहन से कहा कि मुझे लगा था ये बात तुम्हें काशिफ ने बता दी होगी, और मैं भी तो आज तुम्हारे घर आई हूँ। ये सुनकर मेरी बहन पर पुरसुकून हो गई और कहने लगी अच्छा है, मैं तो काशिफ की वजह से बहुत परेशान थी। शौहर तो काम के सिलसिले में बिजी रहता है और मुझे इस मोटापे ने तंग कर रखा है, वरना तुम्हारे घर आती ये बात मुझे पता चल ही जाती। खैर ये भी ठीक है कि वह आवारा दोस्तों के साथ फिरने की बजाय अपनी खाला के घर चला जाता है। तुम ज़रा उसका ख्याल रखा करो। मेरी बहन मुतमिन हुई तो मैं उसे कहने लगी अपना ख्याल रखा करो, तुम्हारा वज़न बहुत बढ़ रहा है। जब तक मैं वहाँ रही काशिफ घर नहीं आया। मैं घर वापस आई तो शौहर को कॉल की। उसने कहा मैं देर से घर आऊँगा। ये सुनकर मैं पुरसुकून हो गई, मगर जैसे ही अपने कमरे में आई मैं हैरान रह गई। सामने मेरे बेड पर काशिफ सो रहा था। वो नींद में था, इसलिए मैंने उसे नहीं जगाया। और इधर मेरी बहन का मैसेज आया कि अभी तक काशिफ घर नहीं आया। मैंने काशिफ की तस्वीर बनाई और बहन को व्हाट्सएप कर दी। ये देखकर वो कहने लगी ये काशिफ को क्या होता जा रहा है, आजकल तुम्हारे घर को ज़्यादा चक्कर नहीं लगा रहा। ये सुनकर मैंने उससे कहा कि काशिफ अब बड़ा हो रहा है, इसलिए तब्दीली आ रही है। तुम बेफिक्र रहो, मैं इसका ख्याल रखूँगी। यह सुनकर मेरी बहन तो बेफिक्र हो गई, मगर मैं परेशान हो गई। उसी वक़्त शौहर को कॉल की और उसने मुझसे कहा कि मैं एक ज़रूरी काम के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहा हूँ, दरवाज़ा लॉक करके सो जाना। ये सुनकर मैं मुतमिन हो गई। ऐसा पहले भी हो चुका था, इसलिए मैं पहले भी घर में अकेली रहने की आदी थी, लेकिन आज घर पर काशिफ भी मौजूद था, इसलिए मैं मुतमिन होकर दूसरे कमरे में आ गई और मुझे नींद आ गई। सुबह जागी तो काशिफ के कमरे में झांका, वो अभी तक सो रहा था। मैंने उसे हाथ लगाया तो वो चौंक गया, क्योंकि उसे बहुत टेम्परेचर था। मैंने उसे नींद से जगाया तो उसने मुझसे कहा कि मेरे सर में बहुत दर्द है। मैंने डॉक्टर को कॉल की और उसके लिए चाय बनाई, फिर उसका सर दबाने लगी। मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं, मेरा दिल करता है मैं हमेशा आपके पास रहूं। काशिफ बेहोशी में अजीबोगरीब बोल रहा था। ये मेरी बहन का बेटा था। मैंने इसका माथा चूम लिया। कुदरत ने मेरी झोली खाली रखी थी, लेकिन मेरी बहन की झोली बच्चों से भर दी थी। इन बच्चों को मैं अपनी औलाद ही समझती थी, इसलिए काशिफ को बुखार में देखकर मैं तड़प गई थी। डॉक्टर आए तो उसने काशिफ को दवाई दी और वो शाम तक लेटा रहा। जब ये बात मैंने अपनी बहन को बताई तो फ़ौरन मेरे घर आ गई। काशिफ कुछ देर पहले मुझसे बातें कर रहा था, मगर माँ को देखकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सो गया। इसकी माँ ने कहा काशिफ अब घर चलो, तुम्हारे बाप को भी तुम्हारी फिक्र हो रही है, मगर काशिफ ने कोई जवाब नहीं दिया। तब मेरी बहन का चेहरा सुर्ख हो गया। मैंने उससे कहा काशिफ सो गया है, जागेगा तो मैं खुद इसके घर छोड़ के आऊँगी। तभी मेरी बहन चली गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि दोनों माँ बेटे के बीच कुछ चल रहा है, मगर मेरी बहन ये बात मुझे नहीं बता रही। मुझे इस बात पर हैरत हो रही थी। माँ के जाते ही काशिफ ने अपनी आंखें खोल दी और मुझसे कहा मेरा सर दबा दे।
میں نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ کاشف تم نے اپنی ماں کو دیکھ کر آنکھیں کیوں بند کر دی تھی؟ لیکن کاشف تو خاموش رہا۔ میں نے اصرار کیا تو کہنے لگا امی مجھ سے خوش نہیں ہے، اسے لگتا ہے کہ میں جوان ہوتا جا رہا ہوں تو بدتمیز ہوتا جا رہا ہوں۔ وہ ابو کے سامنے میری بے عزتی کرتی ہے، اس لیے میں گھر ہی نہیں جانا چاہتا ہوں۔ کاشف کی یہ بات سن کر میں چونک گئی۔ میری بہن تو بہت اچھی اور پڑھی لکھی تھی، مگر کاشف تو کوئی اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ اس لیے میں نے کاشف سے کہا کہ وہ تمہاری ماں ہے، تب بھی وہ تمہاری پرواہ کرتی ہے اور چاہتی ہے کہ تم اپنا قیمتی وقت ضائع مت کرو۔ یہ سن کر کاشف نے برا سا منہ بنا لیا اور کہنے لگا ہاں، دوسروں کے سامنے میری بے عزتی کر کے انہیں لگتا ہے کہ وہ میری پرواہ کرتی ہیں۔ کاشف کی یہ بات سن کر میں سمجھ گئی کہ دونوں ماں بیٹے کے بیچ میں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ میں نے سوچا مجھے ان دونوں کے آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرنی چاہیے تھی، کیونکہ کاشف اب بھی بچہ تھا، وہ بگڑ سکتا تھا، لیکن مجھے یہ بات کرنے کا موقع نہ مل سکا کیونکہ اگلے دن کاشف تو چلا گیا، مگر سلمان آیا تو کہنے لگا مجھے کچھ ہفتوں کے لیے شہر سے باہر جانا تھا، تم چاہو تو اپنی بہن کے گھر جا کر رہ سکتی ہو۔ یہ سن کر میں اداس ہو گئی اور ان سے کہا آج کل تم کچھ زیادہ ہی مصروف ہو گئے ہو، مجھے بالکل وقت نہیں دے رہے۔ یہ سن کر سلمان نے کہا یہ کچھ دنوں کی بات ہے، اس کے بعد تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ میں اس سے پوچھنے کی بہت کوشش کی مگر اس نے مجھے نہیں بتایا اور چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں سوچنے لگی کہ میں کچھ دن کے لیے اپنی بہن کے گھر چلی جاتی ہوں، مگر کاشف گھر پر آ گیا اور کہنے لگا جب تک آپ کے شوہر واپس نہیں آ جاتے میں تب تک آپ کے پاس رہوں گا۔ یہ سن کر میں نے اسے منع کرنا چاہا مگر میں جانتی تھی کہ وہ بہت ضدی تھا، یہ بات نہیں مانے گا، اس لیے میں چپ ہو گئی اور سوچا کہ کاشف کچھ دن بعد خود ہی چلا جائے گا تو میں اپنی بہن کے گھر چلی جاؤں گی۔ مگر کاشف میرے بہت قریب آ چکا تھا، اسے میرے گھر رہنا اچھا لگتا تھا، وہ بڑی تسلی سے میرا کام کرتا تھا، میں جو بھی کام کہتی وہ فوراً کر دیتا تھا، مگر جب بھی ماں کا ذکر آتا تھا وہ بدمزہ سا ہو جاتا۔ اس دن وہ میری بہن کی کال آئی تو وہ کاشف کے بات کرنا چاہتی تھی، مگر کاشف نے دوری سے اشارہ کر دیا اور کہا ماں سے کہہ دے کاشف کسی دوست کے گھر گیا ہے۔ میں نے اس کی خاطر اپنی بہن سے جھوٹ بول دیا، وہ خوش ہو گیا اور میرے گلے سے لگ گیا، کہنے لگا آپ بہت اچھی خوشبو لگاتی ہیں۔ یہ سن کر میں نے اسے کہا میں اسے یہ گفٹ کر دوں گی۔ یہ سن کر اس نے مجھ سے کہا مجھے آپ بھی بہت اچھی لگتی ہیں، کاش آپ بھی میری ہو جاتی۔ یہ سن کر میں چونک گئی اور کاشف کو خود سے الگ کر دیا۔ آج سے اس نے بہت عجیب بات کر دی تھی۔ میں کچن میں کھانا بنانے لگی، اس دوران کاشف کے دوست کا فون آ گیا اور وہ کہنے لگا کہ مجھے اپنے دوست کے ساتھ کہیں جانا ہے، میں شام تک گھر آ جاؤں گا، تب ہم دونوں ایک مووی دیکھیں گے۔ میں چپ کر کے کھڑی رہی اور جو ہی گھر سے نکلا میں اپنی بہن کے گھر آ گئی اور کاشف کی عجیب و غریب حرکتوں کے بارے میں سب بتا دیا۔ میں نے اسے کہا کہ تم کاشف کی ماں ہو، اس لیے تمہیں یہ سب سن کر بہت برا لگے گا۔ میں کافی وقت سے نوٹ کر رہی تھی مگر آج بتانے کا حوصلہ کر ہی لیا۔ یہ سن کر آسیہ کہنے لگی میں کاشف کی سگی ماں نہیں ہوں، کاشف میرا بیٹا نہیں اور نہ ہی تمہارا بھانجا۔ تمہیں یاد ہے شادی کے بعد ہم نے سیر و سیاحت کے لیے مری گئے تھے؟ میں نے کہا ہاں مجھے یاد ہے، لیکن اس کا ٹور کاشف کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ وہ کہنے لگی دراصل کاشف ہمیں وہی ملا تھا، اس کی ماں ایک حادثے میں مر چکی تھی اور یہ سڑک پر پڑا رو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، ہم اسے ہوٹل لے آئے اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اسے اپنا لیں گے، مگر میرے شوہر نے کہا اگر ہم اسے گھر اب بھی واپس لائے تو یہ میرا بیٹا نہیں کہلائے گا، جب یہ بڑا ہوگا تو لوگ اسے بتا دیں گے کہ یہ ہمارا بیٹا نہیں۔ میں نے شوہر سے پوچھا پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تب میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ میں سب کو بتا دیتا ہوں کہ تم یہاں کر امید سے ہو گئی ہو اور تمہیں ڈاکٹر نے لمبے سفر سے منع کیا ہے، اس لیے ہم واپس نہیں آ رہے۔ جب ڈلیوری کا وقت قریب آئے گا تو ہم سب کو یہی بتائیں گے تو تم اس بچے کو جنم دیا ہے اور یہ ہمارا اپنا بچہ ہے۔ یہ کہانی سن کر میں چونک گئی۔ مجھے یاد ہے تم نے یہ بات مجھے ایسے کہی تھی، مگر میں تمہاری بہن تھی تو مجھے سچ تو بتا سکتی تھی۔ میں اسے شکوہ کیا تو وہ کہنے لگی میرے شوہر نے کہا
کہ اس بچے کو کبھی اس بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ یہ ہمارا سگا بیٹا نہیں۔ یہ سن کر وہ سمجھ گئی کہ میری بہن نے اپنے شوہر کے ڈر سے یہ بات مجھے نہیں بتائی۔ کاشف میرا سگا بھانجا نہیں تھا، اس لیے وہ مجھ سے ایسی باتیں کرتا تھا تو مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، مگر میں شوہر کے آنے تک اپنی بہن کے گھر رہی اور کاشف مجھ سے خفا خفا رہنے لگا۔ اس دن کے بعد یہ بات میں نے اپنے شوہر کو بھی بتا دی اور باقاعدہ طور پر کاشف کو اپنے بیٹے کا درجہ دے دیا۔ واقعی اسے ماں کی کمی بہت محسوس ہوتی تھی۔ جس ماں نے پیدا کیا تھا یقیناً اسے ہی اولاد کی قدر کا پتہ ہوتا ہے۔ ماں کاشف سے بہت محبت کرتی تھی، اسے کسی بھی کام سے روکتی نہیں تھی، اس لیے میں اسے اچھی لگتی تھی، اور ادھر اس کی والدہ اچھے برے کام سے روکتی تھی، اس لیے وہ اسے اچھا نہیں لگتا تھا۔ یقیناً بچے پیار کے قابل ہوتے ہیں اور ان سے پیار ہی کرنا چاہیے، لیکن ہمیشہ محرم اور نامحرم کا خیال رکھنا چاہیے۔